पार्ट 1 एपिसोड 11। बिस्तर पर लिटा दिया, ध्यान से रसीले तकिए पर अपना सिर रखकर उसके ऊपर एक लंबा कंबल बिछाया। दावत हुए कुछ समय हो चुका था और कई लोग उत्सव में भाग लेने के लिए किले के बाहर आ गए थे। अब तुम ठीक हो बेटर? डॉक्टर ने मुझे आपके गले के लिए शहद दिया है। यह ठंडा नहीं है, उन्होंने शोक व्यक्त किया। यह बदतर है। जब मुझे खांसी होती है तो यह मेरी नसों के अंदर मेरे शरीर और अग्नि पाठ्यक्रमों को नुकसान पहुंचाता है। दुरुक्ति को पता था कि काली बहुत सारी चीजें थी, रणनीतिकार, चतुर और स्वार्थी, लेकिन वह कभी शिकायत करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय में वह अब के विपरीत बहादुर और मजबूत होगा। उसने हर तरह की जड़ी बूटियां आजमाई थीं, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। डॉक्टरों का कहना है कि यह युद्ध के दौरान फैलने वाली एक पश्चिमी बीमारी हो सकती है। रेत ने मुझे प्रभावित किया। यह कोको और विकोंको को क्यों नहीं मिला? दुरुक्ति ने अपने हैंडमेड सिमरिन के साथ एक नजर साझा की, जो चिंतित था। पीछे खड़ा है। उसने दुरुक्ति का हर जगह पीछा किया, उसके साथ काम नहीं किया, केवल व्यक्तिगत मामलों पर, लेकिन किले के लिए समग्र व्यवस्था। सिमरिन ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसके पास खुद काली का कोई जवाब नहीं था। शायद दुरुक्ति शुरू हुई, उनके पास आपसे अधिक प्रतिरक्षा है भाई। ओह कृपया, मैं भी उतना ही मजबूत हूँ। आए सिर्फ इसलिए कि आप मजबूत है इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिट है। उसने अपनी छाती की मालिश की। आपको इस राज्य को चलाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, अन्यथा आदिवासी अपने अधिकार में ले लेंगे और इतने लंबे समय से आप जो शांति चाहते हैं वह आपके साथ मर जाएगी। क्या मुझे पता नहीं है? वह खांसी और घरघराहट। उसने सिमरिन की ओर देखा और फिर दुरुक्ति के पास आपको एक साथी मिल गया है। वास्तव में दुरुक्ति मुस्कुराई। अधिक तो एक दोस्त। हाँ, उसने फिर से सिमरिन पर नजर डाली। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी मालकिन को एक जलते शहर से बचाया है। हम एक जीर्णशीर्ण झोपड़ी में फंस गए और हम बड़ी मुश्किल से बच गए। जब हम बच गए वह लगभग 3 साल की थी और खुद को भी बचाया, दुरुक्ति ने गर्व से जोड़ा। सिमरन ने अपनी करुण आवाज के साथ कहा, हाँ मेरे प्रभु, आपकी बहादुरी के किस्से बहुत दूर तक गए हैं। लेकिन अगर मुझे पूछने की अनुमति दी जा सकती है तो आग कैसे लगी? काली के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। दुरुक्ति ने सिमरिन की ओर रुख किया। यह महत्व का नहीं है। अतीत हमें चिंतित नहीं करता है, भविष्य करता है। सच्चे शब्द, काली ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। सिमरिन ने सिर्फ नम्रता से सिर हिलाया। दुरुक्ति माथे पर उसके भाई चूमा और बाहर चला गया। जब तक वे कमरे में दाखिल नहीं हुई, उन्होंने सिमरन से कुछ नहीं कहा। क्या मुझे आपका नाइट गाउन लाना चाहिए मैडम? अब नहीं। दुरुक्ति ने खिड़की के बगल में बैठकर अपनी बालियां उतार दी। कभी भी टॉपिक नहीं लाएं। सिमरन, कभी भी भगवान काली को आग के बारे में बात न करने दें। क्यों मेरी औरत? यह घमंड हो सकता है, लेकिन इसका एक इतिहास है जिसे किसी को पता नहीं होना चाहिए। दुरुक्ति ने भरी किसी भी तरह, क्या हमारे पास काम करने योग्य कुछ है? सिमरिन चेस्टनट की मेज पर चला गया जिसमें एक आग का दीपक था। वह फिर वहां से एक रजिस्टर लेकर आई जिस पर इंद्रगढ़ के आसपास के गांव के नाम लिखे थे। दुरुक्ति ने नामों को छोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि उनमें से किसी का भी उसके लिए कोई महत्व नहीं था।
इंद्रगढ़ के आसपास के लगभग 50 गांव हमारे लिए आवश्यक है। उन सभी को एक शाही फरमान के साथ एक संदेशवाहक भेजें जो नए करों को लागू किया गया है। वासुकी की सेना की जेब भी बगावती प्रयासों को संभालने के लिए। अच्छा विचार मेरी महिला, युवा हैंडमेडन ने कहा। दुरुक्ति ने उन गांवों के नाम बताए जिनके साथ वे शुरू होते थे। सिमरन ने कागज के टुकड़े पर लिख दिया था। सिंबाला शंबाला के उल्लेख पर रुक गई जब उसने उठकर कहा, क्या तुमने शंबाला को मेरी महिला कहा है? अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ मैंने किया है। मुझे उस गांव के बारे में कुछ याद है, हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है। तुम क्या मतलब है? वे कहते हैं कि शंबाला देवताओं द्वारा एक उपहार में दिया गया गांव था और उन्होंने एक निश्चित खगोलीय छोड़ दिया था। दुरुक्ति तड़क गई। इस शहर के सभी लोगों में से मैं ऐसा मानने वाला अंतिम व्यक्ति हूं। लेकिन यह आपकी मदद कर सकता है क्योंकि शंबाला में ऐसी चट्टानें हैं जिनमें आध्यात्मिक औषधीय गुण हैं। वह रुकी। मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में बताया। वह एक डॉक्टर थे और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनकी मुलाकात एक गरीब ग्रामीण से हुई थी जो कि शंबाला के निवासी थे, जिन्होंने मेरे पिता को बताया था कि उनकी पत्नी बीमार थी, गर्भावस्था से इतनी बीमार थी कि वह मरने के करीब थी। मेरे पिता उसे कुछ नहीं दे सकते थे क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। ग्रामीण ने सोमा नामक जादू की चट्टानों के बारे में बताया और मेरे पिता से पूछा कि क्या यह काम करेगा। मेरे पिता ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे सभी कहानियां और किंवदंतियां हैं। ग्रामीण निराश होकर चला गया। 1 साल बाद मेरे पिता का शांबाला में काम था। वह वहां पहुंचा और वह एक खुशहाल पत्नी के साथ उसी ग्रामीण से मिला जो बिल्कुल बीमार नहीं था। वास्तव में उसका एक बेटा भी था। पिता ने पूछा कि वह कैसे ठीक हुई और उसने कहा, किंवदंतियां किंवदंतियां नहीं थीं, आखिर वह रुक गई। दुरुक्ति ने यह सब पचा लिया था, लेकिन यह उसके लिए एक बचपन की कहानी थी। यह सब कुछ ठीक करने वाला है, सिमरन ने कहा। क्या ग्रामीण झूठ बोल सकता है? शायद और शायद नहीं। करते हैं? तो आप कहते हैं कि किसी ने इन सोमा चट्टानों का उपयोग नहीं किया है क्योंकि वे उन पर विश्वास नहीं दे बंद कर दिया गया है। कम से कम पिता ने कहा कि जब से वह खुद गुफाओं की जांच करने के लिए गया था और उन्हें बंद पाया गया, कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से उनका उपयोग नहीं करना चाहता था। हम उस लड़की को कैसे प्राप्त करते हैं? हमारे पास एक सेना है। हम पुश करने के लिए मैन पावर उपयोग कर सकते हैं। ग्रामीणों के पास शिक्षा या शक्ति नहीं थी। वे बहुत अंधविश्वासी भी थे। वह रुकी। वे कहते हैं कि सोमा किसी भी बीमारी या बीमारी का इलाज करेगा। मैं बस सोच रहा था कि क्या यह भगवान काली के लिए अच्छा होगा। दुरुक्ति ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। क्या हुआ अगर यह सब असत्य है, सिर्फ एक कहानी है? यह एक कोशिश मेरी महिला के लायक है क्योंकि भगवान काली का स्वास्थ्य घंटे से बिगड़ रहा है और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। दुरुक्ति ने सिर हिलाया। ठीक है सिमरन, मैं इसके बारे में सोचूंगा। वह मुझे अपनी पूरी जिंदगी बचा रहा है। वह रुक गई क्योंकि उसने चांदनी को अपनी पारभासी त्वचा पर स्नान करने दिया। ताजे कटे हुए फूलों की महक और उल्लुओं की हूटिंग ने सुखद आभा में इजाफा कर दिया, जिसने उसे दृढ़ संकल्प का एहसास दिलाया। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन को बचाने का समय है। पार्ट 1 एपिसोड 12।
जंगल में प्रवेश करते ही कल्कि ने एक लंबा लबादा पहन लिया था। टैंकरीन की गंध के साथ बारिश के पानी की छटपटाहट कल्कि को यह महसूस करने के लिए पर्याप्त थी कि वह एक बहुत ही विदेशी जगह पर है। ध्वनि कठोर और ठंडी थी और हवा उसके खिलाफ कठोर रूप से बह गई। लक्ष्मी, अर्जन और बाला के पार अग्नि के सामने बैठते ही उन्होंने खुद को गर्म कपड़ों में लपेट लिया था। बाला कल्कि का दोस्त था और वह उन लोगों में से एक था जो एक गदा को संभालना जानता था। जब कल्कि म्लेच्छों को हराने के लिए अपनी सहायता के लिए बाला से मिलने के लिए आया था, तब बाला कुछ शराबी जो शराब खाने में गड़बड़ी कर रहे थे, को पीटने में व्यस्त थे। वह 6 फीट 9 इंच ऊंचाई का था, एक फ्रेम के साथ जो अर्जन और कल्कि दोनों के संयुक्त से भारी था। उनका चेहरा एक मोटी, झाड़ीदार दाढ़ी से ढका हुआ था और उनकी आंखें काली थीं। उनके बारे में एक अजीब सी ठंडक थी। कल्कि ने अर्जन को संबोधित करते हुए शुरू किया, हमें उनके बारे में बताएं। अर्जन ने सिर हिलाया। वे घोड़ों पर सवार होकर पहुंचे और काले कपड़े पहने हुए थे। उनके पास मुखौटे थे, क्योंकि उन्होंने छेड़छाड़ की और हस्तक्षेप करने वालों को मार डाला। मैं सही समय पर बच गया, इसलिए मुझे उनसे कोई खतरा नहीं था। उनके पास हथियार थे, लेकिन साधारण तलवार नहीं जिन्हें हम इधर-उधर देखते हैं। हिल्ट वही था जो हमने देखा था, लेकिन ब्लेड ऊपर से घुमावदार था। लक्ष्मी ने जवाब दिया, एक कैची है। एक स्कमी क्या? बाला ने अपना सिर खुजलाया। यह दक्षिणपंथियों द्वारा इस्तेमाल किया गया एक बैकहैंड हथियार है। एक टुकड़ा और यह आपकी हड्डियां के माध्यम से सीधे जा सकता है। हड्डियों आप कहते हैं? मैं उनमें समझदारी से दस्तक दूंगा, मैं आपको बताता हूं। हमें स्मार्ट खेलना है, लक्ष्मी ने कहा, और गूंगा नहीं। उनके पास कल्कि और अर्जन के पिता हैं। जब से हमारे पास हथियार नहीं हैं, हमें इसे तेजी से और सावधानी से करने की आवश्यकता है। उमफ, बाला ने बड़बड़ाया। तेज और सावधान खेलना उनके शब्दकोश का हिस्सा नहीं था, कल्कि ने सोचा। कल्कि ने कहा, वे शायद सबसे ज्यादा गाय के दस्यु हैं, भोजन की तलाश में हैं। वे आदिवासियों के शामिल किए जाने के बाद से अधिक प्रमुख हो गए हैं। उन्हें गायों को चराने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। जब वे उन पर दावत देते हैं तो जिम्मेदारी लेते। खूनी प्रकोप, उन्हें सड़ना और मरना चाहिए, बाला ने झल्लाकर कहा। लेकिन ये आपके पिता को क्यों चाहते थे? लक्ष्मी ने पूछा। है, अर्जन ने जवाब दिया, यह मेरा तर्क है, क्योंकि इसके अलावा मुझे अपहरण का कोई अन्य बिंदु दिखाई नहीं दे रहा है। कल्कि ने अर्जन को देखा। वे कितनी गायों को ले जा रहे थे? वे 3 बड़े लोगों को प्राप्त करने में कामयाब रहे, क्योंकि अन्य लोग स्थिर के अंदर छिपे हुए थे। कल्कि ने सिर हिलाया। हमारे पास ज्यादा समय, दिन या घंटे नहीं हैं। म्लेच्छ अप्रत्याशित है, बाला ने कहा। हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें कैसे पाया जाए। श्रम का विभाजन, कल्कि ने सुझाव दिया। लक्ष्मी और मैं इंद्रगढ़ शहर जाएंगे, जो घोड़े पर 1 दिन की यात्रा है, और हमें जो हथियार चाहिए वह मिलेगा। आप और अर्जन डाकुओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ढूंढते हैं तो उनके खिलाफ न जाएं और न ही आप उसे बचा पाएंगे। अर्जन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। अगर हम उन्हें खोज लेंगे तो मैं आपको संकेत दूंगा। बस पता है कि वे उस संकेत के आसपास कहीं होंगे। कल्कि ने अपने स्मार्ट भाई की पीठ थपथपाई।
हम शहर से हथियार प्राप्त करने का प्रबंधन कैसे करेंगे? लक्ष्मी ने बात बात पर पूछा। कल्की ने अपना गला साफ किया। आपने कहा कि आप अपनी चाची के पास हैं, है ना? और वह सरकार में काम करती है, इसलिए वह हथियारों के साथ हमारी मदद कर सकता है। आप अवैध रूप से आप सेना के हथियार दे मतलब है? ओ नहीं, नहीं होने जा रहा है। अधिक उधार लेने की तरह, कृपया, उसने निवेदन किया। हमारे पिता के लिए मैंने आपसे अन्यथा नहीं पूछा होगा। हथियारों का उपयोग करने के अलावा कोई और तरीका होना चाहिए। हिंसा के अलावा कोई और रास्ता। और कोई रास्ता नहीं है, बाला को हंसाया। आपको यहाँ एक बड़ी गदा कैसे मिली? वह इसे गले लगाया बारीकी से जैसे कि वह उसके बच्चे थे और यह के शीर्ष चूमा। बाबा उनके पिता और बाला उन कुछ लोगों में से एक हैं जो वास्तव में इस गांव में एक हथियार लेकर चलते हैं, अन्यथा यह यहाँ पर डूब जाता है। अंबारी ने कहा। लक्ष्मी, मैंने उन लोगों को देखा। जिस पल वे हमें देखते हैं, हथियारों के बिना, वे हमें बिना पलक झपकाए भी मार देंगे। जब उन्होंने हमारे आदमियों को मार डाला तो उन्हें कोई पछतावा नहीं था। और जब सरपंच तय कर रहा है कि इसके बारे में क्या करना है, यह होगा। बहुत देर हमें व्यक्तिगत रूप से और तेजी से काम करना होगा। लक्ष्मी ने सिर हिलाया और अनिच्छा से सिर हिलाया। पार्ट 1 एपिसोड 13। जनरल तक्षक ने भगवान वासुकी का दरवाजा खटखटाया। वह पूरे दिन और रात के लिए दूर हो गया था, लेकिन फिर भी इस घंटे पर बुलाया गया था। जब वह दरवाजे के बाहर मूर्खता से खड़ा था, तो वह अंदर से आए विलापों को सुन सकता था। तीनों के पिता वासुकी ने वैवाहिक निष्ठा की परवाह नहीं की। खुशी उसके लिए उम्र और रंगों की एक किस्म में आई। चूंकि समझौता किया गया था, वासुकी को सबसे शक्तिशाली उत्तरी राज्यों में से एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। प्रारंभ में ये शहर मानव द्वारा चलाए जाते थे, जो अक्सर आदिवासियों का उपहास करते थे, उन्हें नाम देते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे और बीमार बोलते थे। लेकिन अब वे सभी सम्मानित थे। लोटस गार्डन तक माइनिंग टाउन की सड़कों पर तक्षक चल चुके थे और हर कोई उन्हें विस्मय में देखता था। एक आदिवासी एक राज्य के लिए सुरक्षा का प्रमुख होने के नाते मानव इस जीवन काल में भी यह संभव नहीं था विश्वास नहीं कर सकता। हालांकि उनमें से ज्यादातर को अपना इतिहास नहीं पता था। ब्रेकिंग के ठीक बाद, जब दुनिया का पतन हो गया था और प्लेग ने देश की शेष भूमि और जनजातियों को जीत लिया था, आदिवासी और मानव ने एक साथ काम किया था। वास्तव में वे एक ही थे। आदिवासी पहचान के कारण बनाया गया था, आंतरिक राजनीति के दबाव में जब दोनों अलग हुए। भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ब्रेकिंग के बाद मानवों के आध्यात्मिक नेता थे। वे उच्च जातियों का समर्थन करते थे, जबकि अन्य नहीं करते थे। उन्होंने महसूस किया कि त्रिमूर्ति उनके बारे में चिंतित थे और उन्होंने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को ट्राइबल्स कहा और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में बस्तियों का निर्माण किया। जल्द ही युद्ध की बुराइयों ने शांति में कोई स्थायी प्रयास करने से रोक दिया और निरंतर युद्ध ने आदिवासियों के लिए जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। ईगो को कलंकित किया गया। वे उबड़-खाबड़ इलाकों, ठंडे पहाड़ों या जंगलों में छिप गए। कई लोग लड़ते रहे, जबकि दूसरों ने खुद को रखा, आंतरिक तपस्या के लिए प्रतिज्ञा की, जैसे कि वानर जो बंदरों के उपासक थे। ऐसे अन्य लोग भी थे जो नरभक्षण शुरू कर देते थे, जैसे कि पिस्सू। और अब इतने सालों के बाद चीजें बदल गई थीं। दरवाजा खुला और यह एक लड़की थी
जो बिस्वा दशा में एक नग्न फ्रेम के साथ थी। तक्षक ने उसकी ओर नहीं देखा और उसकी आंखें भगवान वासुकी के कंबल से लिपटी हुई थीं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं बाद में आऊंगा, कृपया दर्श करें। लड़की जा रही थी। लड़की ने सिर हिलाया। उसने अपने कपड़े उतारे और कमरे से बाहर चली गई। इस तरह एक अच्छा गया, वासुकी ने हंसते हुए कहा कि उसने खुद से कुछ शराब पी थी। साइड टेबल जहां एक बोतल और एक गोटलेट रखा गया था। इस शहर में मानव लड़कियों के बारे में कुछ है। वे जंगली हैं। मुझे यकीन है मेरे भगवान। तक्षक का सीधा चेहरा था। इन तुच्छ चीजों में से कोई भी मायने नहीं रखता था, क्योंकि नागाओं की संस्कृति में योद्धाओं को कोई विचलित नहीं होना चाहिए था, लेकिन ज्ञान और ताकत, तपस्या सबसे आगे थे। ओह काश तुम थोड़ा आराम करते और उन्हें देखते, लेकिन तुम नहीं कर सकते। मुझे सेवा के लिए तुमने एक मोटी कीमत चुकाई। उन्होंने नीचे देखा कि तक्षका के निजीज कहाँ थे। मुझे आश्चर्य है, क्या आपको कभी अफसोस है? कभी नहीं मेरे प्रभु। हमारे भगवान के लिए सेवा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। महान वह मुस्कुराया। तक्षक ने जो उस पर ध्यान दिया था, उसके अनुसार भगवान वासुकी की बहुत तेज नाक थी। हमारा मोटा दोस्त कैसे कर रहा है? कुबेरा के बारे में जवाब दिया, मेरे स्वामी, शक नहीं किया जा रहा है, वह मनहूस और यक्षों का राजा था। सड़े और गंदे चोर और व्यापारी वे प्रकृति में भयानक थे और तक्षक उन्हें मानवों से अधिक नफरत करते थे। वह मैं नहीं चाहता कि वह उस समय की तरह गठबंधनों की स्थानांतरित करे जब उसने हमसे मणि चुरा ली थी। ये हंसे। उन्होंने कहा, जब काली ने उन्हें पत्थर मार दिया और हमें सहयोगी बना दिया, तब भी जब मैं उनसे नफरत करता था तो वह कितना सुंदर था। लेकिन है हम एक बदलाव के लिए यह सब करने की जरूरत है, हम नहीं। हाँ मेरे प्रभु। जो मुझे मुख्य विषय पर आता है, भगवान वासुकी ने एक विचारशील मुद्रा के साथ शुरुआत की, वहीं उन्हें वापस नागपुरी में मूर्तिकला दिया गया था। मैं चाहता हूं कि आप वेदांत का पालन करें और देखें कि क्या वह किसी चीज के लिए तैयार है। फिलहाल हमारे मोटे दोस्त को छोड़ दो। वह व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में हमें चिंतित होना चाहिए, क्योंकि वह अभी मिठाई की जीत की महिमा में स्वाद ले रहा है। मानव अनिच्छुक और निराश हो रहा है और हताशा गंभीर परिणाम हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ उसकी जासूसी करें। अपने साथ 2 से अधिक आदमी न लें और 50 गज दूर रहें। वह शहर के चारों ओर अपनी बेकार यात्रा शुरू कर रहा होगा, सभी को वादा करेगा कि सब कुछ ठीक है और उन्हें अपने दैनिक मामलों में मदद कर रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि वह हमारे साथ टकराव करने के लिए किसी के साथ व्यवस्था कर रहा होगा और मैं चाहता हूं कि ऐसा करने से पहले आप उन्हें जहर दें। एक बार जब वह हमें विश्वासघात करने का कारण देता है तो काली उसका वध कर देंगे। लेकिन वह अब ऐसा क्यों नहीं करेगा मेरे प्रभु? क्योंकि काली वेदांत के उपयोगी को जानती हैं। शहर को शांत करने के लिए उसे एक चेहरे की जरूरत है। आखिरकार किसी को भी युद्ध के बाद हमारे हाथ पर एक जन क्रांति नहीं चाहिए। क्या मैं सही नहीं हूं? हाँ मेरे प्रभु। अच्छा, वासुकी मुस्कुराया, बस मुझ पर मर नहीं है। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिस पर मुझे भरोसा है मेरे दोस्त। तक्षक मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि वासुकी की सेना के लिए कई से बाहर सिर्फ एक सैनिक था, लेकिन जब तक्षक था अकेले ही वासुकी की पत्नी और उनकी भूमि में वापस बच्चों सुरक्षित रहता है। उसे एक कदम बढ़ा दिया गया। जल्द ही एक जनरल का पद कुछ गर्म और कीमती हो गया,
क्योंकि भगवान वासुकी उसके लिए सिर्फ एक नेता से अधिक हो गए थे। और इसके साथ ही तक्षक ने झुककर कमरे से प्रस्थान किया। नए मिशन के साथ उन्हें सौंपा गया था। पार्ट 1 एपिसोड 14। सरपंच के घर जाने का रास्ता बनाते ही कल्कि की ठुड्डी पर पसीना आने लगा। बाहर स्थिर स्थान पर वह दो मस्कट वाले पुरुषों की दृष्टि से मिले थे, जो देर रात तक घूम रहे थे। कल्कि ने दो पोड़ों का सामना किया, जिन्होंने अजनबियों को देखकर तुरंत हमला किया। कल्कि उन पर मंडराया और लक्ष्मी की मदद से वह दो घोड़ों को एक तरफ खींचने में सक्षम था। गांव का सरपंच अकेला ऐसा व्यक्ति था जो अपने निपटान में घोड़ों के लिए पर्याप्त धनवान था। बैल की तुलना में घोड़े जल्दी थे, विशेष रूप से वर्तमान परिस्थितियों में। कल्कि एक घोड़े पर चढ़ गया, जबकि लक्ष्मी एक दूसरे के पास बैठ गई। लक्ष्मी के विपरीत उन्हें घोड़ों के बारे में कम जानकारी थी और इसे अपने नियंत्रण में लाने के लिए उन्हें समय लगता था। लगाम का उपयोग करें और इसे नियंत्रित करने के लिए इसे अपनी ओर खींचें और फिर धीरे से उस दिशा की ओर धकेलें जिसे आप जाना चाहते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। कल्कि ने सिर हिलाया। उन्हें सरपंच से चोरी करने का विचार पसंद नहीं आया, जो अब एक समाचार पत्र के साथ बैठक में व्यस्त थे। इन अज्ञात म्लेच्छों के खिलाफ कार्रवाई की अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही वह पेशी के लोगों से दूर हुआ, उसने लक्ष्मी से कहा कि वह ठीक से चल रहा था। यह सुनने के लिए वह बैठक के करीब पहुंचे। दूर से वह लोगों के एक बड़े समूह को देख सकता था, ज्यादातर पुरुष सरपंच के आसपास खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे और आपस में भिड़ रहे थे। कल्कि ने खुद को जंगल में छला था, इसलिए वह सरपंच की आंखों के लिए अदृश्य होगा, जो अन्यथा जानता होगा कि उसका घोड़ा एक डेयरी किसान के बेटे द्वारा लिया जा रहा था। हमें छोड़ देना चाहिए, पीछे से लक्ष्मी की आवाज आई। चुप। कल्कि की उंगली उसके होठों पर बह गई। कल्कि ने जोर से चीखें सुनी। हम अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालेंगे। हमें एक सेना प्राप्त करने के लिए निकटतम शहर में एक पत्र भेजें। कोई भी हमें एक सेना नहीं देगा। मैंने सुना है कि इस गांव में जीवन कठिन हो रहा है। हमें अपनी जांच करनी चाहिए। कोई भी हमारे बारे में परवाह नहीं करता है। बारिश जारी रही। एक ने भी यह कहने का दुस्साहस किया कि शायद यह म्लेच्छ नहीं थे, बल्कि विष्णु स्वयं थे। वह यहाँ वापस अपने जीवन से भाग गया होगा। उसे बचाने का कोई फायदा नहीं, वह शायद पहले ही मर चुका है। नहीं, वह नहीं है, कल्कि ने खुद को आश्वस्त किया। उसने डाकुओं के बारे में सब कुछ जान लिया था। वे उस व्यक्ति को तब तक अपने पास रखेंगे जब तक कि वह व्यक्ति उनके लिए साधन संपन्न नहीं हो जाता, या कम से कम वह वही होता जो उन्हें गुरुकुल में युद्ध कक्षाओं के दौरान सिखाया जाता था। ये कक्षाएं स्वास्थ्य अध्ययन, खाना पकाने और कृषि वर्गों की तुलना में कम संख्या में थीं, लेकिन बहुत से सबसे दिलचस्प में से एक वह अर्जुन के साथ कुछ लोगों में से एक थे जो गुरुकुल में थे। एक पृथक मंदिर जो छात्रों को भूमि भर में रखा था, उन्हें खिलाया और सिखाया। कल्कि को शुरू में जाने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन वह समझ गया था कि विष्णु उसे क्यों पढ़ना चाहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए किसी को ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान के कारण वह अब अपने दुश्मन के बारे में जानता था। कल्कि ने घोड़े की पैंतरेबाजी की और पहाड़ी पर चला गया। उसकी चोंच जंगल के फर्श पर टहनियों के खिलाफ ब्रश कर रही थी। जैसे ही वह समाशोधन से बाहर आया, खुरों की आवाज नीरस हो गई थी। पत्तियों की रौंद ने उन्हें नाराज नहीं किया।
फूलों की गंध विभिन्न प्रकार की रात को एक सुखद स्पर्श प्रदान करती थी। आपको हथियारों की आवश्यकता क्यों है? आप उन्हें अखंडता से हरा सकते हैं। तुम मेरी ताकत को कम आंकते हो। अगर कोई एक डाकू था तो मैंने वही किया होगा जो आपने कहा था, लेकिन कई हैं। जब हिंसा होती है तो इंसान मगरमच्छ से भी बदतर होता है। ठीक। आप कितने उधार लेने की योजना बना रहे हैं? बाला ने कहा कि वह सराय के 5 और लोगों को हमारी सहायता करने के लिए तैयार कर सकता है, इसलिए हमारे पास जरूरत से ज्यादा है। जैसे आपके लिए। मुझे? मैं जाऊंगा। आप नहीं करना चाहते हैं? नहीं, यह सिर्फ इतना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड़कियों को लड़ने की अनुमति है। कल्कि ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्यों नहीं? अगर लड़के लड़ते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं? वह रुक गया जब उसने अपना समय लिया। तो तुम वापस लूट का एक छोटा सा लेने की योजना है? शायद, कल्कि ने सिर हिलाया। लेकिन कल्कि युद्ध के दौरान हथियारों का इस्तेमाल करने को लेकर आशंकित था। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि यह गांव बहुत अच्छी तरह से संरक्षित नहीं है। आश्चर्य की स्थिति में कोई कैसे बचेगा? वह रुक गई। फिर उसने अपने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा, वे बाहर की दुनिया को देखने के लिए बहुत कम हैं, यह जानने के लिए कि हम अप्रत्याशित और मुश्किल समय में रहते हैं। कल्कि को सहमत होना पड़ा। जब वे आगे बढ़े, उनकी यात्रा की चुप्पी और एक रास्ता से प्रेरित होकर उनका दिमाग तेजी से संभावनाओं के माध्यम से काम कर रहा था। भले ही उनका दिल डूब गया था। उसने अपने पिता को इस गांव में फंसाने के लिए हर समय दोषी ठहराया था, लेकिन अब वह खतरे में था और कल्कि को दोषी माना गया। उसे डर नहीं था कि वह जानता है कि उसके पिता चतुर थे, लेकिन उन्हें इस समय उनके बारे में बुरी बातें कहने के लिए दोषी महसूस हुआ। यह डूबती हुई भावना थी, उसे दर्द के शून्य में फंसना। उन्होंने आखिरी बार ऐसा महसूस किया था जब अर्जुन ने गलत जामुन खाए थे और बीमार पड़ गए थे। कल्कि ने उसकी देखभाल करने के लिए सब कुछ किया, हर दिन अर्जुन को चिकित्सीय मालिश और औषधि के लिए शमन तक ले जाना। अपनी ताकत के पीछे के जवाब न जानने के लिए वह अपने पिता पर गुस्सा था। जब उसका भाई अर्जुन को गंभीर, अध्ययनशील और बेहतर माना जाता था, वह हंसी का पात्र था। इन सब बातों ने उन्हें विष्णु पर क्रोधित कर दिया, लेकिन इसने उन्हें दुखी भी किया। वह अब उससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं करता था और वह अपनी सुरक्षित वापसी से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। आप ठीक हैं न? लक्ष्मी ने धीरे से पूछा। उसने आगे का रास्ता देखा। यह खाली था और दूरी में जमीन आसमान से मिलती थी। दोनों तरफ जंगल एक बिंदु पर परिवर्तित होने लगते थे। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। पार्ट 1 एपिसोड 15। हम कहाँ जा रहे हैं? पारस बाला से पूछा। अर्जुन ने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आखिरकार उसने झोपड़ी के करीब कदम रखा जिसमें वह रहती थी। कालिक से सना खिड़कियों से उसने रसोई में अपनी माँ को अपने विचारों में अकेला बैठा देखा। हम अपहरणकर्ताओं को खोजने वाले हैं, बाला ने चिल्लाकर कहा। मुझे अपनी माँ से मिलना है, उन्होंने कहा। तुम वहां रुको। अर्जुन अंदर चला गया, कठिन दरवाजा खोलते हुए जब उसने देखा कि उसकी माँ तुरंत राहत में खड़ी है। उसने उसे गले लगाया और पूछा, क्या उन्हें तुम्हारे पिता के बारे में कुछ पता था? क्या वे एक खोज पार्टी भेज रहे हैं?
कल्कि ने उसे अपनी माँ से झूठ बोलने के लिए कहा था कि ये विष्णु की खोज करने वाली पार्टी के लिए गांव वालों की मदद करने और उन्हें समझाने में मदद करेंगे, क्योंकि विष्णु समुदाय का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। हाँ, हमने कोशिश की। हम अभी भी हैं। क्या कल्कि अभी भी वहां है? हाँ, उसने फिर झूठ बोला। जब वह अपनी मासूम माँ के पास आया तो झूठ बोलना पसंद नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि जब वह शादी करेगी तो उसे बहुत दर्द होगा। पता चला कि कल्कि शहर गया है। पूरे दिन की यात्रा में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हम वहां पहुंचेंगे, उसकी तलाश करेंगे। उसने अपने दांत थोड़े हठीले ढंग से जकड़े। हमें मत रोको माँ। हमें वह करना है जो हमें करना है। यह कहते हुए उनकी उंगलियां कर्ल कर रही थीं। वह कभी इतना डर नहीं पाया था जितना वह अभी था। रुको, उसने कहा और वापस कमरे में चली गई। अर्जुन इंतजार कर रहा था क्योंकि उसने पीने के लिए कुछ पानी डाला था। जब तक वह किया गया तब तक उसने अपनी माँ को फिर से प्रवेश करते देखा, लेकिन इस बार उसके हाथ में दरांती थी। इसे इस्तेमाल करो। क्या? नहीं, आपको अपने बचाव के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि आप वहां से बाहर होंगे। अर्जुन ने अनिच्छा से सिर हिलाया, और जैसे ही उन्होंने कृषि उपकरण को पकड़ा, उन्हें इसका भारीपन महसूस हुआ, क्योंकि इसका इस्तेमाल खेतों की उपज के बजाय किसी की हत्या के लिए किया जाएगा। जब मैं खेत पर काम करता था तो मुझे वह मिल जाता था। यह काफी उपयोगी है। मैंने एक जमींदार के गाल पर थप्पड़ मार दिया जब उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से चुटकी ली। माँ ने शायद ही कुछ किया हो, लेकिन डर लोगों को अपनी सबसे खराब स्थिति के बारे में बोलने के लिए मजबूर करता है। मुझे यकीन है कि आप अपने कर्मों में सही थे, माँ। उसने अपना गाल पकड़ लिया और करीब आ गई। उसकी आंखें चिंता के साथ प्रज्वलित हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ भयावह भी। मैं चाहता हूं कि आप उसे ढूंढ लें, लेकिन वह न जाए। आप हीरो नहीं हैं। आप एक लड़के हैं। एक युवा लड़के को जोड़ा गया है। आपको उन पर हमला करने के लिए मूर्ख बनने के बजाय स्मार्ट बनने की जरूरत है। होम, वह गाल पर मुश्किल उसे चूमा। मैं भगवान इंट से प्रार्थना करूंगा कि आप उन पर अपना वज्र चढ़ाए। अर्जुन को देवताओं पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसने सिर हिलाया। माता के आशीर्वाद के साथ वह बाला के पास लौट आया, जो अपने हथियार के साथ इंतजार कर रहा था। आप अंदर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। चलो बैठक के लिए चलते हैं। मुझे लगा कि हम डाकुओं की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह देखने की जरूरत है कि गांव इस मुद्दे पर कहाँ बढ़ा है। बाला ने सिर हिलाया। इसके साथ वे पैदल चलकर गांव के सबसे बड़े पेड़ पर पहुंचे, जहां समूह इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वहां कोई नहीं था। इसके अलावा आग के लैंप को जला दिया गया था और यह पूरी तरह से अलग हो गया था। अर्जुन आश्चर्यचकित था और निराश रूप से उसने सरपंच के घर में अपना रास्ता बना लिया। पास में एक साथ बनी झोपड़ियों की भीड़। प्रवेश करने का एकमात्र तरीका पीछे से था, जहां अस्तबल स्थित थे, और सामने से मुख्य द्वार था। उसने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में सरपंच ने दरवाजा खोला। उसके पेशी पर गए लो। अर्जुन, मेरा लड़का, क्या सुखद आश्चर्य है। उसे पसीना आ रहा था। उसकी आंखें कुछ के लिए खोज रहे हैं। एक खोज पार्टी क्यों नहीं है? अर्जुन ने औपचारिकता के सारथी को जारी रखने के बिना पूछा। मैं माफी मांगता हूं अगर मुझे लगता है कि मेरे घोड़े चोरी हो गए हैं।
कोई भी लोग क्यों नहीं है? सरपंच देवदस के पास एक थकाऊ और निराशाजनक रूप के साथ एक बुद्धिमान मूछें थीं। हम सुबह में शुरू करेंगे, रात में कोई फायदा नहीं है। किसी काम का नहीं। मेरे पिता का जीवन दांव पर है और आप कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है। वहां है, मैंने कभी नहीं कहा। अर्जुन बिना सुने भी वापस चला गया। यह सरपंच की बातों को सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। क्या मुझे उसका सिर फोड़ना चाहिए? बाला से पूछा। अर्जुन ने असहाय महसूस किया। कोई नहीं था और सुबह तक बहुत देर हो चुकी होगी। उन्होंने बाला को देखा क्योंकि उन्हें याद था कि कैसे कल की पहली बार में उनके साथ दोस्त बन गए थे। वे एक पीने के सत्र के दौरान मिले थे। आप स्थानीय सराय में काम करते हैं क्या? आप नहीं, एक गार्ड के रूप में। हाँ, मैंने दिन काट लिए हैं, इसलिए आप चिंता न करें। नहीं नहीं कि अर्जुन रुक गया। मधुशाला कभी कभी ऐसे लोगों से भर जाती है जो अच्छी तरह से सूचित होते हैं। वे अन्य लोगों के व्यवसाय को जानने के लिए इसे अपना व्यवसाय बनाते हैं। लोगों की रेंज हो वे और मदिरा के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से आते हैं। और एक गार्ड के रूप में आप अक्सर उनसे मिलते हैं क्या? आप नहीं, अर्जुन ने पूछा। उसकी उंगलियां हिल रही हैं क्योंकि उसने उसके होठों पर टैप किया था। सभी प्रकार के लोग। हाँ, उन्हें पहले नाम से जानते हो? कभी कभी शायद उनके साथ भी बातचीत करें। कई लोग बातचीत करने के लिए बहुत ही उदास है, लेकिन हाँ लड़का है। उसने अपनी गदा आराम से अपने कंधों पर टिका रखी थी। तुम क्या कहना चाहते हो? उसका सिर जंगल की उस चौड़ी श्रेणी को देखने के लिए निकला जो गांव की झोपड़ियों से परे थी, जहां डाकुओं को छिपना था। मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस व्यक्ति के पास ले जाएं जो उन जंगलों के बारे में सब कुछ जानता है। पार्ट 1 एपिसोड 16। अर्जुन रात में सोया नहीं था। वह जंगल के किनारे तक भटक गया था। कैनोपी को देखता रहा। हवा के झोंके आते ही पत्तों को चीरते हुए निकल गया। यहाँ तक कि वह अपने घर वापस जाने और अपनी माँ को सोते हुए देखने में कामयाब रहा, जिसके चेहरे पर सूखे आंसू के दाग थे। जब उसने अंततः अपनी आंखें बंद कर लीं, तो उसे किसी ने धक्का दे दिया और उसने महसूस किया कि भोर टूट गया था। आसमान फिर से नीला हो गया था और एक नया दिन शुरू हो गया था। उसके ऊपर चढ़ना उसकी पसंदीदा गदा के साथ विशाल बाला था। इस बार लापरवाही से वह लंबे लबादे के पीछे छिप गया, जिसे वह कहीं से व्यवस्थित करने में कामयाब रहा। रायली, उन्होंने कहा, मुझे आपका आदमी मिल गया। अर्जुन ने सिर हिलाया। वह कहाँ है? वह मंदिरा की चाल में है। अर्जुन ने सिर हिलाया। शमीबाला में मदिरा का 40 एकमात्र सराय सहसराय था जो आगंतुकों को आवास देता था। हालांकि यह गांव के धार्मिक पुरुषों, विशेषकर अच्छे से अच्छे सरपंच जो कि सराय के खिलाफ इस विद्रोह की शुरुआत कर चुके थे, पर भड़क गए थे। व्यक्तिगत रूप से वह इसके अंदर नहीं था। यह वास्तव में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था जो वह शौकीन था, भले ही वह प्रवेश के वैधानिक युग से ऊपर था। यह सभी पीने, पाइप, धूम्रपान और पीछे हटने वाला था। उससे घृणा की वह देर रात को किताबों को पकड़ता था और इतिहास और गणित के बारे में विचार करता था। लेकिन शाम्बाला में किताबें मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि इसमें कोई लाइब्रेरी नहीं थी। पुस्तकों के लिए निकटतम या तो गुरुकुल में थे, जो एक गधे की गाड़ी से 1/4 दिन की सवारी है, या विजडम के पेड़ पर जो यात्रियों के आराम करने के लिए भी एक सराय थी। यह किसी भी प्रकार के पेय की पेशकश नहीं करता था,
लेकिन इसने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की पेशकश की, क्योंकि विजडम ट्री के मालिक एक बार गुरुकुल में एक गुरु थे, जब तक कि अर्जुन ने याद रखने की परवाह नहीं की, उनके पद से हटा दिया गया। अपने विचारों में अभी भी गहरे, उन्होंने महसूस किया कि वह मधुशाला में पहुंच गए थे और ऐसा लग रहा था शांत संगीतकारों या लोगों के सामान्य हास्य द्वारा बजाए जा रहे कोई भी गाने नहीं थे। यह अभी भी नशे में था कि उनके हाथों में आधा खाली गिलास था। अर्जुन पीछे की ओर चला गया, जबकि बाला ने उसे अंधेरे कमरे में प्रवेश करने और सीढ़ियों तक अपना रास्ता बनाने के लिए निर्देशित किया, जब तक वे पहली मंजिल पर नहीं पहुंच गए। इस स्थान को आमतौर पर क्लोफ्ड सराय और सराय में पाया जाने वाला पैराफर्नेलिया से अटे पड़ा था। आपको इस तरह की जगह में एक अच्छा गाइड कहाँ मिला? मैं और कहाँ होगा, लड़का, बाला ने नम्रता से पूछा। अर्जुन बालकनी में पहुंचा, जो पत्थर के स्तंभों से घिरा हुआ था और एक लकड़ी, लगभग जला हुआ फर्श। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि कोई इसके लिए इतना पैसा कैसे जुटा पाता है। मालिक एक उच्च जाति का कुलीन था, बाला ने जवाब दिया। उच्च जन्म। उसने पैसे लिए और जमीन के इस टुकड़े को खरीद लिया। इस लानत गांव के मुखिया उसके बारे में हड्डियों का काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके पास उसका राजनीतिक प्रभाव था। यही कारण है कि सरपंच ने जगह को बंद कर दिया है। बेशक बाला उस शराबी के पास पहुंच गया, जो अब भी उत्साह से आत्माओं को सहला रहा था। बाला ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। कृपा, कृपा। एह एह, उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई और उसने जम्हाई ली और दफन हो गया। वाह, क्या पागलपन था! यह मैं हूं। ओह हेलो दोस्त, वह मुस्कुराया। जागने के लिए क्या परेशान करने वाला दृश्य है। उनके चेहरे पर दाढ़ी और झुर्रियां थीं। उसने वो कपड़े पहन लिए, काली स्थानों पर झुलसे और फटे हुए दिखाई दिए, हालांकि उस पर कोई चोट के निशान नहीं थे। अर्जुन ने यह सब देखा, अपनी उंगलियों से अपने होठों पर सोच समझकर नाच रहे थे। बाला, आपने मुझे नहीं बताया कि हमारा गाइड एक योद्धा है। योद्धा? यह शराबी? बाला ने उसे फिर से सिर पर थप्पड़ मारा। वो लोग कृपा को मार दिया, लेकिन फिर अपना आगे का हाथ पीछे हटा लिया। आप कैसे जानते हो? कई इधर उधर के घाव नहीं भरे ने। कृपा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे पकड़ा, उसके आधे दांत गायब थे। मैंने कुछ उत्तरी युद्धों में अपनी वीरता जोड़ी होगी। हमें चिंता नहीं है। बाला क्या कहते हैं? आप शामबाला के जंगल के बारे में अपने ज्ञान में काफी माहिर हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? गांव मेरे लिए एक घर की तरह है, दोस्त, वे हंसे। और जब आप अपने घर को नहीं जानते, तो आप अपने आप को नहीं जानते। बाला ने अपने धड़ के पार अपनी भुजाओं को फैलाया, जैसे ही बाल बढ़े। क्या आप किसी भी तरह से डाकुओं को खोजने में हमारी मदद करेंगे? डाकुओं? क्या डाकुओं? कृपा ने बाला का रुख किया। आपने कहा कि लड़का सिर्फ जंगल के बारे में जानना चाहता था। मैंने कहा कि मुझे लकड़ियों के बारे में पता है, और आपने ठीक कहा, गॉडफॉरड डाकुओं के बारे में कुछ भी नहीं। ठीक है, यह डाकुओं के बारे में है, अर्जुन ने तुरंत कहा। जो आदमी जंगल के बारे में जानता है, वह यह भी जानता है कि कौन से जीव वहां रहते हैं। मैं खरगोश और कृंतकों के बारे में निश्चित हूं, कुछ और नहीं, साथी। झूठ मत बोलो, बाला ने केवल कृपा को ही नहीं, बल्कि अर्जुन को भी घबराकर मेज पर रखी बड़ी गदा को थप्पड़ मार दिया, जो सिर्फ वापस आ गई। मेज दो टुकड़ों में टूट गई।
ओह शट सॉरी, उसने बंद कर दिया, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अर्जुन ने आहें भरी। सब ठीक है तो मेरे आदमी, क्या आप कुछ डाकुओं से लड़ने के लिए तैयार है या इस आदमी द्वारा एक लुगदी को पीटा जाता है। कृपा की धंसी हुई आंखें चमक उठी। डाकुओं को म्लेच्छों की संस्कृति से आता है। अब दोस्त, क्या आप जानते हैं कि म्लेच्छ कौन हैं? मैंने उनके बारे में पढ़ा है। ओह, लेकिन पढ़ना और उनसे मिलना दो अलग अलग परियोजनाएं हैं। वह बड़ा हुआ। आप देखते हैं कि म्लेच्छ केवल आपके औसत वनवासी नहीं हैं जो मांस का शिकार करते हैं। वे अपने निपटान में सभी प्रकार के हथियारों के साथ शातिर हैं। मेरा भाई हमारे खिलाफ लड़ने के लिए हथियार ला रहा है। लड़ाई कृपा छलका। मुझे आपसे कुछ कहने दीजिए। म्लेच्छ असंगठित हैं, उच्छृंखल हैं, उनका कोई नेता नहीं है और वे ग्रामीणों का शिकार करते हैं क्योंकि वे वापस नहीं लड़ सकते। वे रईसों से लेकर शहर के सैनिकों तक होते हैं जो अन्याय, अपमानित और कभी कभी अपराधी होते हैं। वे हत्यारे, बलात्कारी, अपहरणकर्ता एक आम एजेंडे के साथ एक बैंड की तरह एक साथ फंस जाते हैं, जीवित रहने के लिए और हिंसा फैलाने के लिए। और मैंने अपने अनुभव से जो हासिल किया है उससे असंगठित लोग सबसे बुरे हैं। अर्जुन आगे की ओर झुक गया। वह तनाव पैदा करने वाली इमारत को महसूस कर सकता था और परिणाम को अच्छी तरह से समझता था, लेकिन उसने अपने सामने एक लक्ष्य देखा अपने पिता को बचाने के लिए, और एक कुछ भी मायने नहीं रखता था। बहुत तथ्य यह है कि वे जंगल में छिपाते हैं कि वे कायर है। उसने 2 चांदी के सिक्के निकाले, उन्हें टेबल पर फेंक दिया। मैं आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने के लिए काम पर रख रहा हूं। एक बार जब आप मुझे दिखाते हैं कि वे कहां हो सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, ठीक है? ठीक है, बस खोज और वह है। क्रिया ने मुखदर्शक की ओर देखा क्योंकि वह उन्हें उठा रहा था। आपका भाई हथियारों के लिए शहर गया था। हाँ, वह वापस झुक गया। आश्चर्य है कि कृपा ने उस तथ्य को लटका दिया था। यह आपको परेशान क्यों करता है? यह वास्तव में नहीं है, लेकिन यह मुझे आश्चर्यचकित करता है कि क्या वह शहर से लौटने के लिए जीवित रहेगा, क्योंकि यह अब और नहीं है। कृपा के चेहरे पर फिर से एक दंतहीन मुस्कान दिखाई दी। पार्ट 1 एपिसोड 17। कल्कि ने खुद को उज्ज्वल आकाश में घूरने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसकी बाँ प्लस किसी चीज में उलझी हुई थीं और उसे महसूस हुआ कि वह किसी के साथ लेटी है। उसने लक्ष्मी को खोजने के लिए अपना सिर झुका लिया, उसके पास लपका। उसका चेहरा उसकी बाहों के बदमाश में छिपा था। हम यहाँ कैसे समाप्त हुए? आसपास को। उसने अपनी गर्दन को घोड़ा सा टेढ़ा कर लिया। उसे उठने के लिए पर्याप्त नहीं था और अपने स्कैन करने के लिए पर्याप्त था, यह महसूस करते हुए कि घोड़े पेड़ों से बचे हुए थे और उनके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण रास्ता था। सवारी करते समय थक गए होंगे और ब्रेक ले लिया होगा। कल्कि ने लक्ष्मी को जागृत करने का छोटा काम किया क्योंकि उनके पास बहुत अधिक समय नहीं था। वह एक बार जाग गया, भड़क गया। मुझे पहरा देना चाहिए था, नींद नहीं। रक्षक, क्या हुआ था? आपने अपने घोड़े पर बैठना शुरू कर दिया है जब मैंने आपके घोड़े को अपने घोड़े से बांध दिया है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने आप को समाप्त कर रहा था। मैंने सुबह का इंतजार किया, लेकिन शायद मैं भी सोने चला गया। उसने अपना सिर रगड़ा। मुझे अच्छा लगा। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन बस अपना चेहरा उससे दूर कर दिया। कल्कि उठकर घोड़े के पास गई। मुझे देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं, उसने कहा। खांसी हम करीब हैं। एकदम बढ़िया। कल्कि ने एक बार फिर उस पर नजर डाली, इससे पहले कि वे घोड़े को मुख्य मार्गों पर ले जाने लगे और शहर की ओर जाने लगे। उनके बीच में चुप्पी छा गई थी। कल्कि गाड़ियां और बैलगाड़ी देख सकता था, साथ ही दूसरे गांवों से शहर की यात्रा करने वाले लोग। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि शहर के द्वार एक लंबे पत्थर के पुल से पड़ रहे थे, से सटे थे, जहां अच्छी तरह से निर्मित सैनिक प्रवेश करने से पहले कागज के टुकड़ों वे क्या कर रहे हैं। टोल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन क्यों? आदिवासियों, उन्होंने कहा। दूर से शहर सुंदर दिख रहा था, जीवन से बड़ा एक प्रतिभाशाली कलाकार की पेंटिंग की तरह। इसमें आजीविका के टेपेस्ट्री को समेटती बड़ी इमारतों, किलों और सड़कों के साथ मैरून से लेकर बैंगनी तक के शेड्स थे। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि वह जहां समझती थी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि इंद्रगढ़ ऐसा लग रहा था जैसे कि क्षितिज ने ही इसे खत्म किया है। छोटी होने पर कल्कि इंद्रगढ़ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने यात्रा के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शहर का जीवन उनके लिए नहीं बना है। वह इन गलियों में जीवन से कहीं अधिक के लिए बना था। सेना और इल्वात के विभिन्न छोरों से आए लोगों की भीड़ थी। यह सुस्ती के साथ ही था, क्योंकि उसे लगा कि एक दिन की यात्रा इसके लायक नहीं है। अर्जुन के विपरीत, जो हमेशा से शिक्षा के सिरों का पता लगाना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि शिक्षा शहर में बेहतरीन होगी, कल्कि ने अपनी सुस्ती के साथ खुद को बाधित किया। हे भगवान, वह फुसफुसाए। क्या हुआ? उन्होंने कहा। इसने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मुझे अपनी चाची से एहसान मांगना है। हम वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। हम वास्तव में खूनी हैं। उसने गहरी सांसें ली। मुझे नहीं पता कि वह हाँ कहेगी या नहीं। चिंता मत करो, वह एक बार आप उसे संकट को समझने के लिए करेंगे। क्या होगा अगर वह नहीं है? कल्कि ने ऐसा नहीं सोचा था। क्या हो अगर? यह एक बड़ी बात थी जिसके लिए उन्होंने संघर्ष नहीं किया। चलो बस चिंता करें कि शहर में प्रवेश कैसे करें। जैसे जैसे घोड़ों का पैर ट्रैफिक में विलय होता गया, वे अपने आसपास के लोगों और जीवों की तरफ देखने लगे। यह कल्कि के लिए अजीब था। उसने सुना था आदिवासी, लेकिन उन्हें कभी नहीं देखा। उसने सुना था कि वे कैसे दिखते थे, खतरनाक, अडिग और अंधेरे में, लेकिन वे कुछ भी थे। लेकिन वह थे। उनमें से कुछ सभ्य और अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनमें से अधिकांश वे मानव दिखते थे। केवल एक नाम ने उन्हें मानवों से अलग कर दिया। अफवाहें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कैसे बर्बाद कर सकती हैं। वे भारी फाटकों पर पहुंचे, जहां चैनमिल वेस्ट क्लैड नागा तलवारों के साथ खड़े थे और उनकी बेल्ट तक तेज हो गए। कल्कि के मन में सभी विश्वसनीय बहाने आ रहे थे। जब उनकी बारी आई तो नागा, जिनके पास लंबे थे उलझे हुए बालों ने कल्कि से पूछा, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? कल्कि ने बहुत ही गंदे लहजे में कहा, ठीक है, हम अपने चाचा के लिए कुछ रत्न उतारने वाले हैं। नागा ने अन्य सैनिकों को देखा। आपका लहजा बंद लगता है। आप रहने वाली कहाँ की है? दो ढाल, आपने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। वो नहीं, नागा शर्मिंदा था। ठीक है, वह कैसे होगा? कल्कि ने ही इसे बनाया था। मुझे आशा है कि आप सूर्यास्त तक वापस पहुंचने की आवश्यकता के बाद से हमें अपने व्यवसाय के साथ चलो।
नागा सैनिक ने उसे लहराया। तब तक नहीं जब तक आप मुझे अपने गांव के मुखिया द्वारा दिया गया हस्ताक्षरित पत्र नहीं दिखाते। कल्कि ने देखा कि कैसे नाग का उच्चारण सांप की तरह लगभग रस भरा था। एक हस्ताक्षरित पत्र? मेरी महिला, क्या आपके पास एक हस्ताक्षरित पत्र है? कल्कि ने लक्ष्मी को देखा। ओ नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास तब नहीं है। हमने इंद्रगढ़ प्रांत के हर गांव को एक पत्र भेजा था कि शहर में प्रवेश करने के लिए मुखिया की अनुमति होनी चाहिए, क्रम में मुहर लगाई जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें वह लानत पत्र मिला है। फिर मुझे खेद है कि आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब पुल से उतरें और दूसरों को आने दें। कल्कि ने अपनी मुट्ठी बांध ली। वह पहले पंक्ति में काटने और फिर इतना समय लेने के लिए पीछे से चींटियों और बड़बड़ाहट को सुन सकता था। उसने लक्ष्मी को गौर से देखा। मैं अपनी चाची के लिए जैसे ही जाऊंगा जैसा मैं करने जा रहा है। वह फुसफुसाए। तुम क्या करने वाले हो? क्या आवश्यक है उन्हें विचलित करें? उसने नागा का रुख किया। इसके लिए क्षमा करें। वह उस कपड़े का इस्तेमाल करने लगा जो उसके घोड़े की नाल के पीछे लटका हुआ था। वह इससे अपना चेहरा ढकने लगा। क्या? नागा ने पूछा। कल्कि ने उसे चेहरे पर घूंसा मारा। इसने उसे खटखटाया। उनके पीछे भीड़ हांफने लगी। दूसरे नाग ने अपनी तलवार निकाली क्योंकि कल्कि ने उस पर लात मारी जबकि घोड़े पर बैठा था। घोड़े ने चिल्लाया और अपने खुरों को हवा में रख दिया। कल्कि ने महसूस किया कि उनके घोड़ों पर चढ़कर और रोमांचकारी भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाकर फाटकों से नागा उसका पीछा कर रहे थे। कल्कि हताशा के उस क्षण में लक्ष्मी पर चिल्लाया, जाओ। पार्ट 1 एपिसोड 18। कल्कि अब घोड़े पर खड़ी थी। उसने नागाओं के साथ गलियों और बाजारों को पार कर लिया था जो हर तरफ से उसका पीछा कर रहा था, और वह जानता था कि घोड़े पर शहर होने के कारण उसका अंतिम कब्जा हो जाएगा और फिर भिक्षाटन होगा, जो वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था। वह वहां से भागने की उम्मीद में एक पहली मंजिला इमारत पर कूदना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था। जब वह घोड़े पर संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, ठीक उसके घोड़े के बगल में एक नागा दिखाई दिया। उनका कल्कि के उद्देश्य से एक लंबा चौड़ा चक्कर था। कल्कि घोड़े की पीठ पर संतुलन बनाए हुए था, जो वास्तव में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने देखा कि लंबे जोर के साथ किए जा रहे तेज जोर थे। तुम बहुत मर चुके हो, गांव का लड़का। कल्कि को लगा कि उसके पैर घोड़े को छोड़ने वाले हैं। जब उन्होंने सही मौका देखा तो उन्होंने इससे कूदने का फैसला किया। सामने जो कुछ था वह एक छोटी पुलिया थी, जिसके नीचे एक सड़क थी, जिसके नीचे एक छोटी सुरंग थी, और इसलिए वह कूद गया। उम्मीद है कि उसने सही गणना की थी। एक बीमार लिर्च के साथ उसने खुद को जमीन पर फेंक दिया और लड़का हुआ था। उसके खुरदरे पत्थर खिसक गए और उसके कपड़े उखड़ गए। इस बीच द नागा ने पुल के किनारे के खिलाफ अपना सिर फोड़ लिया, अपनी गति को नियंत्रित करने में असमर्थ। वह लो कल्कि मुस्कुराई, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके रास्ते में और घोड़े आ रहे थे। वह बाजार से दूर भाग गया जहां ज्यादातर लोग थे, क्योंकि उसने गलियों में अपना रास्ता बनाया जहां कपड़े लटकाए जा रहे थे। पीछे के घोड़े रुक गए और नागाओं ने पैदल ही पीछा किया। कल्कि ने दीवारों को पकड़ लिया, खिड़कियों और दरवाजों के पार कूदते हुए, प्रत्येक कूद के साथ आरोही। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंच गया, उसने महसूस किया कि नागा अभी भी उसके पीछे थे, हालांकि वे काफी पीछे रह
गए थे। एक 3 मंजिला इमारत के शीर्ष पर उसने खुद को फिर से पाया, क्योंकि प्रत्येक छोर से नागा उसकी ओर जाने लगे। उसने एक रस्सी देखी जिस पर कपड़े लटके हुए थे। उसने इसे पकड़ लिया और उसमें से एक लूप बना दिया, क्योंकि नागा ने उस तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया। वह पैरापेट के बहुत दूर तक पहुंचा और इमारत के पार लूप को फेंक दिया। उसने देखा कि लोग उसे नीचे से देख रहे थे। पास कुछ भी ठोस पकड़ नहीं था। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस समय तक सैनिक उसके पास अपनी तलवारें खींचे हुए दिखाई दिए। आए! उसने एक बार फिर से लूप फेंक दिया और यह दूसरे छोर तक नहीं पहुंचा, लेकिन सड़क पर गिर गया। अरे नहीं! आप अब दूर नहीं कर सकते, इम्पोस्टर। जब उसे महसूस हुआ कि रस्सी मुश्किल से पीछे खिसकी है, जैसे कि उसने किसी चीज को पकड़ लिया हो, उसने देखा कि उसके नीचे एक रथ था। आप चाहते हैं कल्कि को 3 मंजिला इमारत से छलांग लगाते हुए और रथ के शीर्ष पर, जब तक वह अंदर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, हंसी। टूटी हुई लकड़ी और धूल के बीच में उसने एक महिला को मेकअप और महंगे कपड़ों के साथ देखा। वह शायद एक रईस था। नमस्ते, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। तुम कौन हो? मैं डाकू नहीं हूं, चिंता मत करो। उसने पीछे से सैनिकों के रोने की आवाज सुनी। लेकिन मुझे यह चोरी करने की जरूरत है, इसलिए अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। महिला तब तक स्तब्ध रह गई जब तक कि वह अपनी बुद्धि इकट्ठा नहीं कर पाई और चिल्लाने लगी। कल्कि तीनों रथों के लैश को पकड़कर आगे आए। यह वास्तव में बड़ा नहीं था, लेकिन यह तेज होगा। उसने घोड़े पर चाबुक मारा और वह आगे बढ़ गया। हाँ, वह बाजों के बीच में घोड़ों की तरह दौड़ता हुआ मुस्कुराया, अधिकांश को नष्ट करते हुए दुकानों के साथ साथ सैनिकों से भी गुजरा। उसने देखा कि प्रत्येक छोर पर नागा थे जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वे घोड़े से और रथ पर सवार हो गए। घोड़े के लिए चाबुक के साथ वह उन पर इसका इस्तेमाल करता था। एक सिपाही भी उसके बगल में बैठने में कामयाब रहा, बागडोर संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्कि ने इसकी अनुमति नहीं दी। उसने उसे अपने पक्ष में मुक्का मारा, तलवार को चकमा दिया और फिर उसे जमीन पर लुढ़कते हुए रब से धक्का दे दिया। कल्कि ने बागडोर संभाली और फिर रथ को किनारे करके इमारत को गिरा दिया। वहां से वह नीचे कूद गया, शहर के अंदर भागती हुई नदी की ओर लुढ़क गया। रथ आगे बढ़ता रहा और नागाओं ने यह महसूस करते हुए कि वह उन्हें चकमा दे रहा है, बिना पीछा किए रखा। कल्कि विजयी रूप से शिकार के रूप में वह गुलाल के अंदर चला गया, जब उसने महसूस किया कि उसे पता नहीं था कि अब कहाँ जाना है। उसने अपने चेहरे का नकाब हटा लिया और लहंगा दूर फेंक दिया। वह अब मुख्य सड़क पर आ गया, क्योंकि उसने देखा कि वह जिस रथ पर आगे बढ़ रहा था उसे नागा सैनिकों ने रोक दिया था, जो खोजने की कोशिश कर रहे थे कि वह कहाँ गायब हो गया था। कल्कि उन लोगों की भीड़ में खड़ा था जिन्होंने इस दृश्य के आसपास भीड़ लगाई थी। नागा सैनिक आसपास आ रहे थे, शहर के प्रत्येक सदस्य से पूछ रहे थे कि क्या वे एक नकाबपोश आदमी को देख चुके हैं। एक नागा कल्कि के चेहरे पर एक उन्मत्त रूप से आया, उसकी नीली आंखें तीव्रता से झिलमिला रही थीं। क्या आपने एक काले रंग की चोली और पगड़ी से ढके चेहरे के साथ एक आकृति देखी है? क्लोक, कल्कि ने अपना सिर सहजता से हिला दिया। क्षमा करें, नहीं, मैंने नहीं किया है। पार्ट 1 एपिसोड 19। अर्जुन जंगल में तथाकथित गाइड का पीछा कर रहा था, उसके पीछे वाला उसे रखने के लिए।
कृपा के पास उनके बारे में एक निश्चित गुण था जो अर्जुन को इस स्थिति में बहुत अनावश्यक लगता था, और यह निराशावादी था। वह लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि वे सभी कैसे मरने वाले हैं। बाला ने एक दो मौकों पर उसे झकझोरा था, लेकिन वह काम नहीं आया। जैसे ही वे जंगल में गहराई में गए, कैनोपियां और अधिक मोटी हो गई, और इसके साथ ही इससे कोई भी धूप नहीं निकली, जिससे उनके आगे का मार्ग रोशन हो गया। तभी कृपा ने उन्हें रोका। वह सावधानी से नीचे झुक गया, और वह पूरा शराबी अपनी बॉडी लैंग्वेज से गायब हो गया। अब वह गणनात्मक और जरूरी लग रहा था। उसने घास को छुआ, अपनी उंगलियों के बीच कीचड़ को रगड़ा, आसपास की हवा को सूंघा, और अपनी गीली उंगली की एक झपक के साथ उसने हवा की गति का पता लगाने की कोशिश की। वे यहाँ हैं, या कम से कम मेट द्वारा पास हैं। अर्जुन तनाव की स्थिति में अपने पैरों और बाह को सतर्क करते हुए खड़ा था। कितना दूर? कृपा ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने आगे रौंद दिया और एक बड़ा खोल दिया। अपने नंगे हाथों से झाड़ी दो विशाल आकार के बांस के पेड़ों के बीच यहाँ आओ। बाला और अर्जुन आगे आए। अर्जुन समाशोधन की दृष्टि से हांफने वाला पहला व्यक्ति था, जहां सूरज सबसे चमकीला था और पेड़ कम थे। समाशोधन में सभी प्रकार के फूल थे, एक जलती हुई आग के साथ जो ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत उज्ज्वल नहीं था। वहां स्टालियन मोटे और दृढ़ थे, न कि अर्जुन ने गुरुकुल या सरपंच के घर के करीब भी देखा था। इन घोड़ों को अच्छी तरह से खिलाया गया था। वहां 3 बैंगनी टेंट थे जो जमीन पर टिका हुआ था, और उन्होंने म्लेच्छों को व्यक्तिगत रूप से देखा, अच्छी तरह से और स्पष्ट। वे शुरू में रेशमी कपड़े और मुखौटे से ढके हुए थे, लेकिन यहाँ वे सिर्फ इंसान दिखते थे। कुछ में झुलसे हुए कपड़े थे और सामान्य गांव के लोगों की तुलना में शारीरिक रूप से बेहतर थे। बाला शायद उनमें से 2 को एक बार में ले सकता था। वह अपने पिता को नहीं देख सका, और कुछ समय के लिए उसने सोचा कि उसे मार दिया गया है और उसे दफन कर दिया गया है। लेकिन फिर उसने अपने पिता को जंजीरों में जकड़ते हुए कल के समान कपड़े पहने एक ऐसे व्यक्ति के साथ देखा जिसके पास कांटे जैसे बाल थे। विष्णु और दस्यु ने एक दूसरे से बात की। कांटेदार ने सबसे अधिक बोलने के लिए एक पक्ष को निकाल दिया, इससे पहले कि वह उसे ले जाए जहां शेष गायें थीं। यह एक बुरी प्रथा है, अर्जुन शुरू हुआ। अगर एक ब्राह्मण अपने नंगे हाथों से गाय की हत्या करता है। यह सिर्फ प्राचीन इतिहास है, दोस्त, कृपा ने कहा। हर कोई अब गायों को खाता है। अर्जुन ने बेवजह सिर हिलाया क्योंकि वे पकड़े जाने की उम्मीद कर रहे थे। अच्छा, आपने देखा। अब मुझे छोड़ देना चाहिए। कृपा ने हिलना शुरू कर दिया जब बाला ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ रखा। इतनी जल्दी नहीं, अर्जुन ने कहा। अब क्या हुआ? कृपा ने चिढ़कर पूछा। मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था, और मैं तुम्हें उन पुरुषों के पास ले आया जिन्होंने तुम्हारे पिता का अपहरण किया था। अब अगर आप मेरे सुझाव को बुरा नहीं मानते हैं तो उसे ऐसे ही रहने दें। आप उसे नहीं बचा सकते, बस आप जानते हैं दोस्त, मैंने आपकी राय की परवाह नहीं की। तब नहीं, और निश्चित रूप से अब नहीं। अर्जुन ने अपना माथा उठाया। मुझे पता भी नहीं है कि कल की कब वापस आएगा, उसने खुद से कहा। हमें बाला को क्या करना चाहिए? अर्जुन हंसी का पात्र था। यह ईमानदारी से अपने पिता को जीवित देख रहा था, लेकिन गायों की संख्या कम। उन्हें तोड़, बाला ने सुझाव दिया। हो रही थी और उनके हाथों में बहुत समय नहीं था। आप सुझाव नहीं है कि हम उन सभी को लड़ाई। यह मौत से भी बदतर होगा। यह अत्याचार होगा, दोस्त।
उसने कहा, विशेष रूप से इस गुट के नेता के साथ। नेता? कांटेदार बालों वाला आदमी। आपने ध्यान नहीं दिया? अर्जुन ने कहा, मैंने देखा कि हाँ। उसके बारे में क्या? ओह, उसका नाम केशव नंद है। जब मैं शहर में था, अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए और विनम्र शराबी होने के नाते, मैंने इस फरमान को दीवारों पर चिपकाया हुआ देखा था। मैंने इसे देखने की कोशिश की और यह जान लिया कि यह आदमी है। कृपा ने पीछे से संकेत दिया, वह एक वांछित आदमी है, बस आप जानते हैं, क्योंकि वह जेल से भाग गया था। वह किस बात का दोषी था? घबराहट की एक गांठ को निगलते हुए कृपा ने जवाब दिया, ज्यादातर हत्याएं, हाँ, लेकिन वह बच्चों और महिलाओं की अच्छी तरह से हत्या, इसलिए यह सबसे खराब किस्म है। वह फरमान के अनुसार पागल था। उसके पास कई घुमावदार किनारों के साथ एक खंजर है। मैंने सुना है कि इससे उसे मानव मांस को अच्छी तरह से और कोमलता से काटने में मदद मिली। वह ठहर गया। मुझे आश्चर्य होता है कि क्यों उसने आपके पिता को एक बंधक के रूप में लिया है, कृपा ने सोच समझकर कहा। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ, वह ऐसा आदमी नहीं है जिसे आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। इस तरह के हत्यारे, उनके कार्यों के पीछे न तो पछतावा है और न ही कोई समझ, उनके लिए यह केवल मजेदार है। अर्जुन ने आसमान को सावली कर दिया। शाम किसी भी समय उतरने के लिए बाध्य थी और उसके पास अपने निपटान में कोई समय नहीं था। मेरे पास एक योजना है, उन्होंने कहा। एक योजना? खैर, हर किसी के पास एक योजना है, दोस्त, जब तक कि उन्हें एक ब्लेड से मारा नहीं जाता है, उन्होंने कहा। और आपके मामले में आपके पास अपनी रक्षा करने के लिए एक ढाल या ब्लेड भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं कि अपने आप का बचाव कैसे करें, जो मुझे यकीन है कि आप नहीं हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा विकल्प आपके रास्ते में होना है। उसने बाला को देखा। लेकिन अगर उनमें से 3 उनके जैसे थे, तो एक मौका हो सकता था। वहां से बाहर 10 डाकुओं, सभी शातिर और प्रशिक्षित हैं, और आप सिर्फ एक कठिन लड़के के साथ एक सुंदर लड़का है जो अपने छोटे से खिलौने से प्यार करता है। अब मुझे यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, तुम्हारे विचार में कौन जीतेगा? अर्जुन लंबे और कठिन भाषण के बाद मुस्कुराया, जिसे उसने अपने कानों से बाहर निकाल दिया। किसने कहा कि हमें जीतने के लिए हथियारों की जरूरत है? कोई हथियार नहीं। उबाउआ बाला ने कहा, हाँ, और आप क्या प्रस्ताव करते हैं कि हमें उन्हें तब तक मार देना चाहिए? डंडे और पत्थर। अर्जुन ने पेड़ों को देखा। वास्तव में नहीं, लेकिन रस्सियों और शाखाओं के साथ। वह मुस्कराया। पार्ट 1 एपिसोड 20। जब तक्षक को पता चला कि नकाबपोश ने पूरे शहर को तबाह और तबाह कर दिया है, अपने आदमियों को बेवकूफ बनाया, तो उसने आगे आकर केकातपुर का नक्शा गिराया, जहां इंद्रगढ़ राजधानी थी। उन्होंने स्थानों को बाहर निकालना और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की स्थिति को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उत्तर ने ठंडे क्षेत्रों में नेतृत्व किया जहां गांवों की स्थिरता संभावना नहीं थी। और जब उसने टू शील्ड खोजने की कोशिश की, तो कुछ नहीं हुआ। बेशक उसने झूठ बोला। क्या हमें किसी भी नागरिक से कोई नाराजगी थी? तक्षक ने अपने लेफ्टिनेंट उलूपी से पूछा, कोई लूट की घटना? उलूपी ने कहा, कोई नहीं, सर। तक्षक के विपरीत, जिनके लंबे बाल एक शीर्ष गांठ में थे, उलूपी के पास घास के ब्लेड जैसे छोटे बाल थे। वह एक ही निहित नीलम आंखें, लेकिन एक नम बाहरी था। तक्षक ने उलूपी को अपने बाहरी के लिए बुरा नहीं माना, क्योंकि उसके दिमाग ने अच्छा खेला, दूसरों के विपरीत जो सिर्फ बाहर की ओर बेशर्म और तुच्छ थे।
तक्षक ने कहा, क्या द्वारों ने जांच की है और महल के लिए काम करने वाले लोगों के रथों को छोड़कर किसी को अंदर नहीं जाने दिया है? मैं इस व्यक्ति को ढूंढना और क्रियान्वित करना चाहता हूं। ठीक है, सर। तभी एक दारोगा ने वार रूम में प्रवेश किया। सर, चिड़िया ने घोंसला बना लिया है। तक्षक ने सिर हिलाया। तक्षक ने यह कहते हुए कमरा छोड़ दिया कि उनके पास व्यक्तिगत काम है। वह अपने 2 कम सशस्त्र गार्ड ले गया क्योंकि वह कोई ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। रात आगे आ गई थी और वह पहले से ही जब सितारों को देख रहा था और वे पिछली रात की तुलना में अधिक संख्या में थे। तक्षक के पास तारों के लिए एक चीज थी। तक्षक के मन में घुसपैठिया था, लेकिन वासुकी ने उसे जो काम दिया था उसकी देखभाल भी उसे करनी थी। वह अब सड़क पर था और इंद्रगढ़ के पूर्व की ओर पीपल स्ट्रीट था, जबकि दक्षिण में यह सब हो रहा था, इसलिए उसे यह जानने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन एक बात जो गांव के घुसपैठिए ने अच्छी तरह से की थी, यक्ष की व्यापारी प्रथाओं को बाधित करने के लिए उसी स्थान पर जहां बाजार आयोजित किया जा रहा था, उसके बारे में सुनते ही सब कुछ नष्ट हो गया और तक्षक के पास एक प्लास्टिक चौड़ी मुस्कान थी। उन्होंने वेदांत को देखा था और उन्होंने लोगों से बात करते हुए, उनकी इच्छाओं को स्वीकार करते हुए, दान देकर और बेहतर भविष्य का वादा करते हुए राज्य भर में यात्रा की थी। यह उसके बाद का तीसरा दिन था और फिर वह एक सराय में चला गया था और अब तक बाहर नहीं आया था। चिड़िया वह थी और घोंसला सराय था। तक्षक ने अपने घोड़े से उतरकर साइड वाली गली में खुद को छुपा लिया, जो कि बहुमंजिला सराय से दूर था। तब तक्षक सड़क के पार और सराय के अंदर चला गया। प्रवेश करते ही लॉबी में सभी लोग खड़े हो गए, यहाँ तक कि प्रबंधक भी, जो लकड़ी के काउंटर के पीछे बैठे थे। तक्षक धीरे धीरे अपने 2 गार्डों के साथ मोर्चे पर चला गया, उसका अंगरखा पीछे की ओर फड़फड़ाता हुआ। म्यान के ब्लेड के चारों ओर, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, जनरल? तक्षक बाहर निकाले गए प्रबंधक ने पूछा। इसलिए वह उसके बारे में जानता था। मैं आपके नवीनतम आगंतुक के बारे में उत्सुक हूं। राजा वेदांत हो, उसने काउंटर पर टैप किया जैसे ही उसने अपने आदमी को इशारा किया। गार्ड ने काउंटर पर कुछ साइल्वर रखे थे जिसे मैनेजर ने बस देखा। मुझे क्षमा करें श्रीमान, मुझे इसकी अनुमति नहीं है। तक्षक मुस्कुराया नहीं। उसने अपनी टकटकी लगा रखी थी। ठीक है, उसने सिर हिलाया, चारों ओर देख रहा था, कुछ यात्रियों को लॉबी में बैठकर किताबें पढ़ते और बातें करते हुए देख रहा था। मुझे एक मुखबिर द्वारा बताया गया है कि इस सराय में याचना की भागीदारी है। मैनेजर हौंफने लगा। नहीं नहीं साहब, उन अपमानजनक झूठ है, सभी ठीक है। तक्षक ने परवाह नहीं की क्योंकि वह अपने गार्ड को देखता था। सभी चाबियां ले लो। गार्ड दीवार के खिलाफ कमजोर प्रबंधक को धक्का देते हुए काउंटर के पीछे आ गए, क्योंकि उन्होंने लंबी कांस्य कुंजियों को पकड़ लिया था। यहाँ रुको और सुनिश्चित करें कि वह बच नहीं है, क्योंकि वह आज लॉकअप का सामना करने जा रहा है। मैनेजर ने उससे विनती की, लेकिन तक्षक ने उस पर आंखें फेर ली क्योंकि वह ऊपर चला गया था। पहली मंजिल पर उन्होंने दरवाजे खोलना शुरू किया। जबकि कुछ यात्री अकेले थे, अन्य अपने प्रेमियों के साथ थे। तक्षक ने अपनी गोपनीयता की परवाह नहीं की क्योंकि उसने हर दरवाजे को तब तक खोला जब तक वह शीर्ष मंजिल पर अंतिम एक पर नहीं आ गया। इसमें 2 दरवाजे थे, एक शायद बालकनी के लिए पूरे शहर की ओर मुख किए हुए। तक्षक ने उसे खोला और पाया कि उसकी पीठ तक्षक की ओर है।
इस शहर में अपने नाम और व्यवसाय को एक अनिवार्य चेक-अप के लिए बताएं और उसके बाद उसकी आवाज बंद हो गई जब उसने आकृति के सिर के चारों ओर लिपटी एक परिचित आकृति देखी। नहीं, क्या अब जासूसी करने का दूसरा नाम है? चिकना, घिनौनी आवाज बहुत परिचित थी। कुबेरा, उन्होंने थोड़ी सांस ली। तक्षक की ओर मुड़कर मोटा आदमी और यक्ष का सिर उस पर झुका। उसके पास मोटी, जंगली भौहें थीं, जो उसे बदसूरत बना रही थीं, लेकिन उसकी कोई दाढ़ी नहीं थी और उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर बाल रहित था। आप कैसे हैं मेरे अच्छे दोस्त? मैं आपका दोस्त नहीं हूं, तक्षक आगे आया। राजा के साथ आपका व्यवसाय क्या था? अब वासुकी बोल रहा है, आप नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर आप यह जानने के लिए इतने उत्सुक हैं तो आप उनसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं। उसने हल्की सी आह भरी। तक्षक ने वेदांत को अपनी उतावली, थोड़ी मोटी आकृति के साथ देखने के लिए बदल दिया और ध्यान से एक मोटी और दाढ़ी वाले व्यक्ति को कमरे में प्रवेश करते हुए और उसके बिना देखा। शब्द उसकी बाह में एक दांतेदार खंजर छुरा घोंपा और फिर उसे नीचे सरकाते हुए उसकी धमनियों को चीरते हुए निकल गया। कुबेरा ने कहा, यह खूनी है। तक्षक फर्श पर गिर गया। WW वेदांत ने कहा, सांप के काटने से बोलने की कोशिश की जा रही है। कुबेरा आकस्मिक रूप से चला गया और थोड़ा झुक गया। बोलो डार्लिंग। क्यों? कुबेरा की किरकिरी हुई। क्यों एह? खैर, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? लेकिन अगर मैं करता हूँ तो मुझे यकीन है कि आप इसे सुनने के लिए जीवित नहीं होंगे, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं और वेदांत दोनों परस्पर हित में हैं।